नया IBN 7 हौसला है। बुधवार को श्रीनगर में मसरत आलम ने जैसी हरकतें की हैं उसके बाद उसके गद्दार होने को लेकर कोई शक बचा नहीं है। संविधान के खिलाफ जाकर अलगाववादियों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किए, पाकिस्तानी झंडे लहराए और भारत विरोधी नारे लगाए। इतना करने के बाद फौरन उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद मसरत आजाद घूम रहा है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा मसरत गद्दार। जवाब दे मुफ्ती सरकार। हम इसे देशद्रोह मानते हैं और हमने तुरंत पुलिस को कहा कि इस पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज है और आप देखेंगे कि जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। कश्मीर घाटी हिंदुस्तान का एक असल हिस्सा है। वहाँ चलाना उसी चलाने से कुछ नहीं होगा। शायद मसरत आलम को ये पता नहीं होगा कि देशभक्ति हमारे कुरान में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के आने के बाद अलगाववादियों का रुख हैरान करने वाला है। इसकी बानगी थी बुधवार को श्रीनगर में हुई रैली। इस रैली में देश के खिलाफ और पाकिस्तान परस्ती के जो रंग दिखे उससे तमाम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गिलानी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मसर्रत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भारत माता की। इन अलगाववादियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके और सरखाकों के पीछे डालना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर के इस तरह से करना देश के लिए सबसे बड़ी गद्दारी है। इससे बड़ी गद्दारी कोई हो नहीं सकती। जिस शख्स की रिहाई को लेकर ही हाय तौबा मची थी, घाटी में पत्थरबाजी का चेहरा बन चुका वो शख्स जब आवाम के बीच आया तो उसकी असलियत सामने आ गई। फिर तो हर तरफ से गद्दार मसरत की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। राज्य में पीडीपी के नेता और मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसने कोई गलती होगी उसमें तो जो कानून होगा, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान से पहले ही केंद्र सरकार और राज्य में पीडीपी सरकार की सहयोगी बीजेपी का सख्त नजरिया सामने आ गया। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय फौरन हरकत में आया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की। राजनाथ ने मुफ्ती से मसरत को फौरन गिरफ्तार करने को कहा। हमारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में सहयोगी शिवसेना ने तो राज्य सरकार को बर्खास्त तक करने की मांग कर डाली। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वहाँ एक सरकार बनी है, तो अब जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले वो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, जिसने गुनाह किया है मसरत आलम को छोड़ने का, नहीं तो सरकार से बाहर आइए। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मसरत की गिरफ्तारी को लेकर कोई दबाव नहीं है और सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मसरत की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है। इसी दबाव का नतीजा है कि अली शाह गिलानी, मसरत आलम और बशीर अहमद भट्ट जैसे अलगाववादियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अब हर तरफ से मसरत को जवाब देने की मांग की जा रही है। हर तरफ एक ही आवाज है, मसरत गद्दार, करो गिरफ्तार। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। मसरत गद्दार, करो गिरफ्तार। यही है हमारा आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथ 35 पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार, समाजवादी पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। श्रीनगर से मौजूद है पीडीपी के नेता वहीदुर रहमान। साथ ही साथ नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित। मैं सबसे पहले वहीदुर साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है मसरत की, ऐसा क्यों, इतना डिले क्यों?
देखिए, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि कल भी इट्स अ विजिबल कॉग्निजेबल ऑफेंस और कल एफआईआर लॉन्च हुआ था इनके खिलाफ जिन लोगों ने वहां पे ये झंडे लहराए या नारेबाजी की है। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस टीवी स्टूडियो से तो नहीं चलेगी ना, यहाँ की सरकार को आप चलाना चाहते हैं अपने न्यूज़ स्टूडियो से। और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि ये जो आज कश्मीर में डिस्कोर्स और सियासत बदल गई है, यहाँ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से ये अब मेन स्ट्रीम कॉन्फ्लिक्ट बना है। ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है सेपरेटिस्ट और मेन स्ट्रीम के बीच। ये मेन स्ट्रीम वो है जिसको हम प्रो इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं और सेपरेटिस्ट वो चीज़ है जिसको आप प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। यहाँ पर प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी एक हकीकत है, ये कोई नई बात नहीं है, सरप्राइज नहीं है। आप लोग इतना इसको सेंसेशनलाइज करते हैं नेशनल मीडिया पे। ठीक है वहीदुर रहमान साहब, अब मैं आपको एक बात और कह दूं, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ हमेशा आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि टीवी स्टूडियो से नहीं चलेगी। अब आप सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुनी, आप भी सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं कि टीवी स्टूडियो से नहीं चलेगी, तो क्या अलगाववादी सरकार चलाएंगे? पहले भी ऐसा होता रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। अभी तक अगर कोई और मुल्क होता तो गिरफ्तारी हो जाती। अब यहाँ से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इससे पहले वाली सरकार के हालात इन लोगों को हमने देखिए, वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ गिरफ्तारी इन कश्मीर। हमने इनको 6 साल बंद रखा है, इनका कन्विक्शन और बढ़ता है, रेडिकलाइजेशन बढ़ती है, नतीजा मिलिटेंसी बढ़ती है कश्मीर में। आपको सोचना ये है कि आप क्या चाहते हैं अल्टीमेटली, जेल में रख के हम लोग, हमारा मकसद क्या होता है? वी हैव नॉट न्यूट्रलाइज्ड देम। पुलिस हेडक्वार्टर के पास हुआ है ये सब कुछ, श्रीनगर में हुआ है, राजधानी है राज्य की, वहां पर हुआ है। क्या कर रही थी? और मैं यहाँ बता दूं आपको, पहले से इल्म था तमाम प्रशासन को कि वहां पर इस तरह की रैली होने वाली है। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इट्स एन आइडियोलॉजिकल बैटल, वी हैव टू फाइट देम थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड डेमोक्रेसी। हम जम्मू, हमारे पास जो हथियार है वो जम्मू है। हम एक इलेक्शन में, मेरी बात समझिए, बात करने का आप झंडा लहरा मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये नहीं, वो पीडीपी का वर्कर तो नहीं है ना, वो ये जो शख्स है मसरत आलम, ये पाकिस्तान का झंडा दिखाता था। ये जो अलगाववादी लोग हैं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर भी हम मेंटेन करेंगे। ये जो अलगाववादी लोग हैं, ये सब वो लोग थे जो पाकिस्तान के यहाँ बंदूक भी दिखाते थे। अब द सिचुएशन हैज रीच्ड फ्रॉम गन टू अ फ्लैग एंड स्लोगन। वी आर ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज दीज नेगेटिव फोर्सेज एंड एंटी पीस फोर्सेज थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर 1987 में हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस दी होती तो बाकी लोग भी हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। आपकी बात आपने रखी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। संबित, अभी तक समझ नहीं आ रहा, कोएलिशन गवर्नमेंट वहां पर चल रही है, लेकिन कहीं भी बीजेपी की तो बात दिख ही नहीं रही। आप लोग नहीं चाहते हैं जो काम वो वहां पर, वो सब कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब हो रहा है। क्या चल रहा है वहां पर? नहीं, देखिए, कुछ विषय डिबेट से परे होते हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो विजुअल्स हमने कल देखा है और जिस प्रकार से मसरत आलम नामक व्यक्ति ने और उसके समर्थकों ने कल पाकिस्तान के झंडे को फहराया है और प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स दिए हैं, इसमें किसी भी हिंदुस्तानी का जो दिल जलेगा और हिंदुस्तानी इसमें बिल्कुल वो अकड़ के कह सकता है कि गिरफ्तारी हो। और हम तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में इसी मत के हैं कि तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और कारण यही है कि आज खुद राजनाथ जी, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब से बात की और उन्हें ताकीद किया कि जल्दी से जल्दी। और उसका जवाब क्या मिला, ये भी बता दीजिए, जवाब क्या मिला उसका? मुफ्ती साहब ने क्या बोला? नहीं, मुफ्ती साहब ने आज खुद कैमरे के सामने कहा है कि प्रो पाकिस्तानी स्लोगन और पाकिस्तानी फ्लैग होइस्टिंग हिंदुस्तान के सरजमीन पर किसी भी कीमत पर नहीं सहा जाएगा और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और इनके ऊपर तो ऑलरेडी ये बुक्ड हो चुके हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंतर्गत। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि बहुत ही जल्दी ये सलाखों के पीछे डिटेंशन में जाने वाले हैं। चलिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह जी मौजूद है। भीम सिंह जी, आपने पीडीपी और बीजेपी दोनों का रुख सुना, क्या संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, मेरा आज से नहीं कई वर्षों से ये स्टैंड रहा है जम्मू कश्मीर में। मैं खुद 8 वर्ष जेल में रहा हूं और मेरा कसूर इतना था, मैं कहता था एक झंडा करो, भारत का संविधान लागू करो और धारा 370 में संशोधन करो, लोगों को न्यायाधिकार। 8 इयर्स मुफ्ती साहब की सरकार में जेल में, शेख साहब की सरकार में जेल में, उनके बेटे की सरकार जेल में। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कल नारे लगा रहे थे ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यकीन कीजिएगा मेरे साथ कोई भी प्रेस का चले, मैं आपको ले चलूंगा पूरी वादी में। कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई अलगाववादी नहीं है।
जब उनकी बात सुनने को पूरे भारत में कोई है नहीं, जब उनकी वकील, दलील और अपील की कोई गुंजाइश नहीं रहती है जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, तब लोग सोचते हैं कि पाकिस्तानी झंडा लहराओ या नारे दे दो कि उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन दिल्ली के रहनुमा, दिल्ली के रहनुमा कश्मीर के रहनुमा हैं, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो कांग्रेस करती आई। संतुष्ट नहीं है सीधे तौर पर भीम सिंह जी। भीम सिंह जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास आऊंगी। अजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तमाम अब उस स्थिति में बीजेपी पीडीपी सरकार है जिस स्थिति में आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करते हैं, तमाम आरोप आप पर भी लगे हैं। नवजोत जी, पहले तो श्रीनगर में हमारे समय से जब से मिलिटेंसी और टेररिस्ट घटनाएं कम होती गई और कम से कम श्रीनगर में पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान जो है नारे तो कभी नहीं लगे। और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के जो जुमले हैं, और मैं तो संबित पात्रा जी का बात सुन रहा था, 56 इंच का छाती कहां चले गया, एक सर पर 10 सर कहां चले गए, और आप तो बोल रहे मसरत आलम पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोग की जो जुमला देख लीजिए, पहले तो यासीन मालिक ने वहीं पर मीटिंग किया था हाल में, उसके बाद इंदिरा, समित जी आराम से, जब आप बोलते तो हम शांत रहते, तो कृपया जब हम बोलते तो आप बीच में कृपया मत आया कीजिए। नहीं, उन्होंने नहीं बोला। किसने बोला? इंदिरा, आपको तो आवाज पता नहीं कहां से धन्यवाद। आपका तो आदत है ना संबित पात्रा जी, आपका तो आदत है जुमले बोलने का। तो अजय जी, मैंने उन्हें जवाब दिया। तो पहली बात है कि ये जो तो भारतीय जनता पार्टी का जो जुमले नहीं है, भारतीय जनता आपको आवाज सुनाई देती है तो पहले सुनिए ना संबित पात्रा जी, आपको फिर से बोलने का, अगर देखिए नवजोत जी इनको देख लीजिए पहले। संबित पात्रा जी, आप जो है क्षमता रखिए बातें सुनने का। आप जो है प्रधानमंत्री 56 का साथी, एक सर पर 10 सर, आप जो है 370। अभी यासीन मालिक का जो भाषण हुआ था, उसके बाद इंदिरा बी का भाषण हुआ था, उसके बाद मशरत आलम का, तो मेरी जान पाकिस्तान तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का जो चलते हुए हो रहा है। और पहली बार भारत के इतिहास में आप देख लीजिएगा, पहली बार भारत के इतिहास में कि ये जो मुजफ्फरबाद में भी ये जो रेडियो के प्रसारण हुए थे, आप देख लीजिएगा कि किस स्तर से जो है स्थिति बिगड़ रही है। और ये जुमले की राजनाथ जी ने बोला था, आप देख लीजिए पिछले बार भी इन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और लगातार देश को ये तो फिक्स मैच है नवजोत जी, फिक्स मैच है पीडीपी और बीजेपी का, फिक्स मैच है बीजेपी और पीडीपी का। संबित, और इस जो मैच ये कर रहे हैं, मैं इनको जवाब दे दूं, इस सब के पीछे जिनका हाथ है और जिनके कारण से ये सब हो रहा है वो है आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ना होते पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना होती इस प्रकार की परेशानी कश्मीर में। और नेहरू जी के भक्त इस प्रकार से चिल्ला कर कश्मीर के विषय में बोले, इससे दुखद विषय कुछ नहीं है। एक कच्चा चिट्ठा, अरे बीच में कौन बोल रहा है? अभी हमें नवजोत जी, ये और आप पार्ट जिस मुद्दे पर बात हो रही है वही बात कीजिए, एक एक करके और एक करके बात कीजिए। मैं कंप्लीट कर लूं। संबित, आप अपनी बात खत्म कीजिए। गौरव, मैं आऊंगी आपके पास। अजय जी, आपके पास भी आऊंगी। संबित, हाँ, देखिए, नंबर 1 ये तो नेहरू जी की पार्टी इस विषय में कुछ ना बोले। नंबर 2 मैं ये भी मानता हूं, मैं ये कहूं कि कांग्रेस का दिया हुआ प्रॉब्लम है तो हम नहीं सॉल्व करेंगे और मैं उसमें छुपने की कोशिश करूं तो लोग ये भी पसंद नहीं करेंगे। कांग्रेस ने तो देश को लूटा ही, मगर हम जिस उद्देश्य के साथ आए हैं ये सब हमारे कार्यकाल में नहीं होना चाहिए। और मैं आश्वस्त करता हूं आपको नवजोत जी और जो भी हमारे पैनलिस्ट में है, आप देखिएगा ये लोग डिटेन होंगे और हमारे समय में, मैं आज प्रॉमिस करता हूं कि हमारे समय में ही इन तमाम लोगों का सफाया होगा। ये तमाम लोग जो प्रो पाकिस्तानी हैं, जो तमाम लोग षड्यंत्रकारी हैं, इनकी सफाई हमारे जैसे पार्टी के अंतर्गत ही होगा। आप देखिएगा, इंतजार करिए। ठीक है जी। गौरव, संबित आपके पास वापस आऊं। गौरव, अब आप अपनी बात रखिए जी। देखिए, दुखद क्या है कि मसरत आलम आज पाकिस्तानी झंडे भारतीय धरती पे दिखाता है, गालियां दी जा रही हैं भारत की स्वतंत्रता को, और यहां पे प्रवचन दिए जा रहे हैं
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चर्च के ऊपर अटैक हो गया, आपके लोग वाल्मीकि समाज को कन्वर्ट कर रहे हैं, चर्चेस पे अटैक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आप यहाँ प्रवचन खेल रहे हैं। चर्चों को बचाइए, वाल्मीकि समाज, दलित समाज को बचाइए। यूपी में त्राहिमाम कर रहा है दलित समाज। उनको बात रखने दीजिए अपनी, बेहतर है। नहीं, ये उत्तर प्रदेश छोड़े कश्मीर क्यों आ गए हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही नहीं इनसे, और कश्मीर संभालने गए हैं, और उससे जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनकी जाने जाती है। संबित पात्रा जी को 56 इंच का सीना याद आना चाहिए। अरे आप नहीं समझ पाएंगे 56 इंच का सीना क्या होता है। बुझे हुए सीनों के सामने आप तो बुझे हुए सीनों के नेता हैं। वहाँ सीना ही नहीं है, बुझा हुआ सीना है। भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं, वो जनता परिवार करेगी। वो चुल्लू भर पानी में जो डूब के मरने वाला प्रक्रिया है वो जनता परिवार जल्दी करने वाली है। कश्मीर पर ही रहते हैं, कश्मीर पर ही रहते हैं। बाहर घूम रहा है, भारत को गाली दे रहा है, इसमें श्री जवाहरलाल नेहरू जी की गलती है। गौरव आती हूँ मैं, हमारे साथ इस वक्त सुशील पंडित जी भी हैं। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सब कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा अगर किसी और मुल्क में हुआ तो शायद तुरंत से गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं। गृह मंत्री ने फोन किया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठीक है हम जांच करेंगे। कानून व्यवस्था कहाँ पर है कश्मीर में? क्या दोनों सरकारों की, अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो अभी तक क्या मिला है? दोनों सरकारों ने क्या दिया वहां के बाशिंदों को? देखिए, 1 मार्च को ये सरकार कश्मीर में आई। 2 मार्च को इन्हीं के विधायकों ने पहली मांग रखी कि हमें अफजल गुरु के अवशेष चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा काम इन्होंने किया, मसरत आलम को छोड़ दिया। मुझे याद है 9 मार्च को संसद में स्वयं आदरणीय देशभक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर के बोले कि वे देश के आक्रोश के साथ अपना आक्रोश मिलाते हैं। उन्होंने तय किया कि इसका निवारण जल्दी ही होगा, और जिसका अर्थ ये समझा गया कि उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच 23 मार्च को आसिया अंद्राबी ने सबसे पहले बंद कमरे में पाकिस्तानी झंडा फहराया था। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उस न कार्रवाई करने का नतीजा यह है कि भरे चौराहे में पुलिस मुख्यालय के सामने हजारों की भीड़ पाकिस्तान के नारे और झंडे लेकर के चल रही है। मुझे समझ नहीं आता, अगर ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के सामने हो रहा होता तो कम से कम मैं ये संतोष कर सकता था कि भाजपा सत्ता में नहीं है, जिस दिन आएगी ये ठीक कर देगी। आज भाजपा सत्ता में है, उसे किस बात की प्रतीक्षा है? हाँ। उसके पास नीति है, उसके पास एक दृष्टिकोण है, और उसने पिछले 50-60 साल में पूरे देश भर में जाकर के ये बघारा है कि मर्यादा क्या होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप कहां पर अनिवार्य हो जाता है। लेकिन हम लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। वहां पर एक पूरी सरकार है जो लगता है लकवा मार गया है। कोई मंत्री का बयान नहीं आ रहा है भाजपा के प्रदेश में से। भाजपा के कुछ विधायक कम से कम हिम्मत करके बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलना एक मंत्रोच्चार तक सीमित रह गया है। कुछ जुमले, कुछ तुकबंदी, कुछ ठुमका, लेकिन असल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संबित से बात करें। संबित, क्या बीजेपी के लिए क्या बीजेपी पीडीपी को दो टूक बात नहीं कर पा रही? क्या गठबंधन एक मजबूरी बन गया है आपके लिए? नहीं, देखिए, सुशील पंडित जी ने बहुत सोच समझकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा क्योंकि जनता, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंडर ऐसा होता तो हिंदुस्तान के लोग सोचते थे कि नहीं, बीजेपी नहीं है इसलिए हो रहा है। मैं उनको इतना ही आश्वासन दिला सकता हूं कि सुशील जी, आपकी जो पीड़ा है वो जायज है, नाजायज नहीं है, और मैं आश्वस्त हूं कि ये सरकार जरूर इसके खिलाफ काम करेगी और मसरत आलम डिटेन होगा। अन्य गति नास्ती, दूसरा गति नहीं है। ठीक है, वहीदुर रहमान साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। अब इस बार आप मीडिया को मत लीजिएगा। भीम सिंह जी, भीम सिंह जी, देखिए, आपके पास 2 तरीके हैं इस सारी। मैं भीम सिंह जी का एक रिएक्शन ले लूं, कुछ कहना चाह रहे थे, वापस चाहता हूं। मैंने सभी साथियों को सुन रहा हूं, सभी साथियों को कह रहा हूं कि क्या एक शख्स को जेल में बंद करने से मसला होगा? जवाहरलाल नेहरू जी के गाली देने वालों को पूछ रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर को 9 अगस्त 1952 में जेल बंद करवा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देखा कि शेख अब्दुल्ला की हरकतें भारत के खिलाफ हैं, आज क्या बात है कि मोदी जी खामोश हैं?
पूरी सरकार खामोश है बजाय इसके कि वो मुफ्ती साहब के साथ चले। नंबर 2 पे बहुत जुड़ी है कि क्या झंडे बंद हो गए कश्मीर में, पाकिस्तानी झंडे? और ये पाकिस्तानी झंडे नहीं है मेरे दोस्तों, ये जमात इस्लामी के हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नारे उठते हैं। ये नारे आज से जब पैदा हुए थे तो सुनने लगे थे, ये बंद क्यों नहीं हुए? ठीक है, वहीदुर रहमान साहब आप बता दीजिए जी। क्या है? मैं एक आखिरी रिएक्शन, क्योंकि पिछली बार जब मसरत आलम आजाद हुआ था आप और संबित पात्रा दोनों साथ बैठे हुए थे, यही मंच था, आप दोनों ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो तुरंत से सरकार कार्रवाई करेगी। अब सीधा ये बता दीजिए गिरफ्तारी कब तक? वहीद साहब देखिए, मैं ये बताऊं पहले, जो सुशील साहब ने अभी कहा कि भाजपा कमजोर है, भाजपा नहीं करती है, भाजपा न कमजोर है न ऐसी बात नहीं है। आपके पास दो तरीके हैं कश्मीर की सारी जो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट या एक प्रॉब्लम है इसको देखने के। एक, स्टेटस को कंटिन्यू करना है, लोगों को जेल में रखना है, जो हम 60 साल से करते आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, चलो हम इनके साथ एक आइडियोलॉजिकल बैटल करें। 65% लोगों ने वोट डाले हैं और ये लोग बौखला गए हैं। आज इनके पास स्पेस नहीं है, जो पूरा कश्मीर कैप्चर करते हैं उनके पास अब 3-4 जगह रही है, स्क्रीज हो चुकी है सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स आज जम्मू कश्मीर में पहली या आखिरी बार नहीं होती है। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1 लाख लोग मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, प्रो पाकिस्तानी मिलिटेंसी जो यहाँ पे चल रही थी। तो मेरे ख्याल से आपको एक समझना है। देखिए सुशील साहब आप कह रहे हैं, मैं आपको एक बात पहले मुझे बात समझ रहा हूं, खत्म करने दीजिए, उसके बाद यही मुद्दा दोहराया था। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, इस बैटल में आप कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे जमीन पर? आपको नजर आ रहे हैं ना, मुझे आप ये बताइए के अंदर बयान दे रहे हैं लोग, लेकिन मोबिलाइजेशन में इसका विरोध करने में, इसके खिलाफ कार्रवाई करने में आप कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? जो 65% लोगों ने वोट डाले उन्होंने खुद डाले क्या? उन्होंने पाकिस्तान के लिए डाले और मसरत आलम के लिए डाले। आप कह रहे हैं कि आप 6 साल के कहने पे डाले, उस वक्त इन लोगों ने वही नतीजा है, वो तो आपको दिखता नहीं है ना। यू विल नॉट प्रोजेक्ट दोस। हमीद साहब, अब आप 6 साल तक इन वोटों के ऊपर आलती पालती मारकर बैठेंगे। आज दिन में भी हमारे 3 प्रोग्राम थे, आज दिन में पीडीपी के कश्मीर में 3 प्रोग्राम थे, उससे ज्यादा लोग थे जितने मसरत आलम के। आप क्यों नहीं दिखाते हैं? अनंतनाग में एक प्रोग्राम था रिहैबिलिटेशन का, पुलवामा में अभी आ रहा हूं, पुलवामा से 1000 से ज्यादा लोग वहां पे थे। आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं है, प्रो पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, मेरी बात समझिए। यहाँ पर एक प्रो पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एक मोर्चा है, वो आइडियोलॉजिकल बैटल का मोर्चा है, अमन के खिलाफ है। ये कोशिश करते रहेंगे और हमारी कोशिश, इनको जेल भरने से मसला हल नहीं होगा, न 60 साल में हुआ है। आपको भी बखूबी पता है कि मसरत आलम 6 साल बंद रखा, उसकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई। कश्मीर में सप्रेशन से आप हालात ठीक नहीं कर सकते, मिलिटेंसी बढ़ती है, आप उनको जस्टिफाई करते हैं। हमारे पास एक अपनी जेलें खाली कर दीजिए है, जो कहने का मतलब यह है कि सब आतंकवादियों को छोड़ेंगे, जो सीमा के उस पार बैठे हैं उनको भी लाल कालीन बिछा करके इधर लाएंगे। आतंकवाद सब चौराहों को इन झंडों से और इन नारों से भर देंगे। ये बताइए, इस तरह आप राजनीति में एसी में बैठ के टीवी स्टूडियो में तकरीरें करते हैं। आतंकवाद कश्मीर में कब आया? 1987 में। 1987 में आप अपनी बात बताइए, कब तक वो गिरफ्तार होगा? इसी का जवाब लेने के लिए हमने बात की थी। आप हमेशा मीडिया को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि ये भी जनता की आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, भीम सिंह जी, सुशील पंडित जी और वहीदुर रहमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया।